गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इसमें मुख्यतः इटली के एकीकरण को देखने वाले हैं। इसमें हम लोग नोट्स के अलावा एमसीक्यू, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी डिटेल से देखने वाले हैं। कोशिश करना है इन्हें यहीं पे याद कर लेना है। इससे पहले हम लोग फ्रांस की क्रांति पढ़ चुके हैं। अब जो भी दर्शक, जितने भी दर्शक हैं, आप सभी का स्वागत है तर्क फर्स्ट ग्लोबल में। आप जो अभी इस वीडियो पर अगर आए हैं तो इससे पहले पिछले वाले वीडियो को ज़रूर देख ले प्लेलिस्ट से, ताकि समझना आसान रहेगा। तो इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं एक बार देख लेते हैं क्विक में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, ताकि एक तरह से ओवरव्यू क्लियर हो जाएगा और आप लोग अंत तक बने रहे, ताकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा और उससे संबंधित सभी प्रश्न का उत्तर भी देना है। देखते हैं कितना % विद्यार्थी उत्तर देता है। जितना भी क्वेश्चन दिखेगा इसका उत्तर कमेंट में आप लोग ज़रूर से ज़रूर डालें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर करें, ठीक है। तो एक बार हम क्विक रिव्यू कर लेते हैं। पिछले बार हम लोग पढ़े क्या हैं। पिछले वीडियो में हम लोग फ्रांस की क्रांति पढ़े हैं। फ्रांस की कुल कितनी क्रांति हुई थी? 3। पहला क्रांति कब हुआ था? 1789 में। दूसरा 1830 की क्रांति। तीसरा 1848 में हुआ था। फ्रांस की क्रांति होने का कुछ कारण था, जिसमें हम लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कारण देखे हैं किस तरह से हुआ है वहाँ पे। और फ्रांस की जो प्रथम क्रांति हुई थी उसमें मुख्य विशेषता स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इन सब चीज़ों का था। उनके बाद नेपोलियन बोनापार्ट आता है। वो जाने अनजाने में यूरोप के कई राष्ट्रों को विजिट करता है, उसे कई प्रशासनिक न्यायिक इकाइयों में बांटता है, वहाँ पे व्यापार, शासन प्रशासन को अच्छा करता है। अंतिम में वाटरलू के युद्ध में उनको हार का सामना करना पड़ता है। सेंट हेलेना पे द्वीप पे उसे निर्वासित होना पड़ता है। मेटरनिक के अध्यक्षता में वियना सम्मेलन होता है, जिसके आधार पे पुरातन व्यवस्था को पुनः वापस लाया जाता है और फ्रांस में बुर्बो वंश को लाया जाता है। और उसका एक शासक है जिसका नाम लुई 18वां था। उन्हें गद्दी पे बिठाया जाता है और उसका शासन अच्छा चलता है। लेकिन चार्ल्स 10 जो कि प्रतिक्रियावादी था, अंतिम में उसे भी भागना पड़ता है ब्रिटेन को छोड़ के, क्योंकि वो शासन नहीं चला पाता है। फिर आर्लियन वंश का शासक लुई फिलिप गद्दी पे बैठता है, उसका भी शासन प्रशासन अच्छा नहीं चलता है और अंतिम में उसे भी जाना पड़ता है। 1848 क्रांति के बाद फ्रांस में गणतंत्र स्थापित होता है। यहाँ तक हम लोग पढ़े हैं, जिनका एक मुख्य सारांश था। आप लोग उस वीडियो में जाके देखेंगे, पूरा डिटेल से होगा। तो यहाँ पे आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, इटली का एकीकरण का कुछ प्रमुख बिंदु है। सबसे पहली बात, अगर हम नक्शा में देखें, क्योंकि पिछले नक्शा में हम यूरोप के नक्शा में बता चुके हैं इटली वर्तमान समय में कैसा है। अभी जो वर्तमान समय में इटली दिख रहा है, क्या ये वैसा ही था? तो आंसर होगा नहीं, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। तो इसका आरंभिक स्थिति क्या था? इटली मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था और यह कई स्वतंत्र राज्यों में विभाजित था। ये जो चर्चा चल रहा है 19वीं सदी के आरंभ की स्थिति में चल रहा है। 19वीं सदी का मतलब हुआ 1800 से 1900 ईस्वी के काल का समय। क्लियर हो गया? और लोगों में अलगाव की भावना मौजूद थी, मतलब उसमें अलग अलग राज था, वो अपने आप को अलग मानता था, चाहे ही उसका भाषा, संस्कृति चाहे एक ही क्यों ना था, लेकिन वो अपने आप को क्या मानता था? अलग अलग मानता था। ठीक है, तो ये एक इसका स्थिति था। दूसरा, इधर जाए तो वहाँ पे उस समय जो तत्कालीन कुछ देश था जो कि शक्तिशाली था, वो कौन कौन सा शक्तिशाली देश था? ऑस्ट्रिया। कौन था? प्रासा। ये सब शक्तिशाली था। वो नहीं चाहता था कि बगल वाला भी शक्तिशाली रहे। ठीक, जिस कारण से इन सब का हस्तक्षेप होता रहता था इटली पे। जैसे यहाँ लिखा हुआ ऑस्ट्रिया और फ्रांस का विरोध, साथ ही साथ पोप भी विरोध करता था और पोप चाहता था कि हमारे ही नेतृत्व में पूरा इटली का क्या हो? एकीकरण हो। ठीक है। अब बोला अनेक आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियां थी। आर्थिक और प्रासंगिक
विसंगतियां का अर्थ यह हुआ कि अगर यूरोप अगर छोटा छोटा राज्य में, अगर यूरोप नहीं, इटली अगर छोटा छोटा राज्य में अगर बटा हुआ रहेगा तो क्या होगा, उसका आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक नीति, प्रशासनिक नीति सब अलग अलग रहेगा। तो वहाँ पे क्या होगा, व्यापार करना क्या सुविधा होगा, नहीं होगा। क्योंकि अगर छोटा छोटा राज्य है, अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर सामान जाएगा तो चुंगी लगेगा, कर लगेगा, जिससे क्या होगा, वस्तु का कीमत बढ़ेगा और वस्तु की उपलब्धता घट जाएगी। इसी प्रकार से प्रशासन में भी अनेक प्रकार का विसंगतियाँ था। अगला हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक मैप है। ये जो मैप दिखाई दे रहा है इटली के एकीकरण के पूर्व का मैप है, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ चीज़ देखना है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है सार्डिनिया, सेवाई दिखाई दे रहा है ना, सार्डिनिया पिडमांट यहीं पे है। इधर है लोम्बार्डी दिखाई दे रहा है, इनको ध्यान रखना है, ये बार बार आएगा। और इधर ये क्या है, वेनेशिया, क्या है इसका नाम, क्या है, लोम्बार्डी, बताओ नाम क्या है इसका, नाम क्या है, वेनेशिया। इसी तरह से ये परमा, मोडेना, टस्कनी, और ये क्या है, पेपल राज्य। सभी को एक एक बार, दो दो बार इसको मुंह से बोलना है, टंग से बोलना है। जीभ अगर फ्रेश रहेगा तो मेरा माइंड भी, हम लोगों का माइंड भी क्या होगा, इसको अच्छा से समझ पाएगा। ठीक है, करोगे तुम लोग, ठीक। इसी तरह से ये दक्षिण का जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं सिसिलियों का राजतंत्र। ये एक तरह से मुख्य रूप में इस तरह से ये विभाजित था, है ना, लेकिन ये चाहता था कि हम लोग एक हो, है ना। अब जब एकीकरण हुआ है, यहाँ पे एकीकरण के बाद आज का इटली इस प्रकार से दिखाई देता है। क्लियर है, माइंड में आ गया मैप। तो यहाँ पे है इटली का एकीकरण। 3 नंबर पॉइंट देखते हैं, बोला राष्ट्रवाद का उदय और उत्प्रेरक तत्व। उत्प्रेरक तत्व का मतलब होता है कि कोई ऐसा घटना जिससे लोग एकीकरण की तरफ बढ़े। जैसे फ्रांस की घटनाओं का प्रभाव, जब फ्रांस में विभिन्न प्रकार का क्रांति हुआ, यहाँ के लोगों को लगा कि जिस तरह से फ्रांस में सुधार हुआ है यहाँ पर भी सुधार होना चाहिए, सुधार हो सकता है। लेकिन सुधार के लिए क्या चाहिए, प्रयास का ज़रूरत है। बगैर प्रयास किए हुए कुछ होता है क्या? क्या तुम लोग चाहोगे खाली किताब पलटाते रहोगे और तुमको याद हो जाएगा? होगा नहीं। उनके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, तब तो होगा। बगैर प्रयास के कुछ भी नहीं होता है, इसलिए प्रयास से कभी घबराना ना नहीं चाहिए। तो यहाँ का भी कुछ लोग प्रयास किया होगा। जैसे जब नेपोलियन जब गया था इटली में तो बताए थे उसको एक आर्थिक इकाई, प्रशासनिक इकाई में बांटा था। तो इस प्रकार से इसको कुछ सिस्पाइन, लिगुलियन, ट्रांसपेरेंट गणराज्य का ये गठन कर दिया था। ठीक है। और जब वियना कांग्रेस का जब सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था वियना कांग्रेस का सम्मेलन? 1815 में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? मेटरनिख कहाँ का था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है। तो उस समय ये पीडमांट और सार्डिनिया का विलय कर दिया गया था। यहाँ जो पीछे का अगर मैप देखो, सार्डिनिया क्या हो गया, सार्डिनिया दिख रहा है ना, ये वाला भाग, यहीं पे ये वाला भाग ही पीडमांट और सार्डिनिया का था। क्या था? तो दोनों को उस समय क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया था। विलय मतलब एक कर दिया गया था। ठीक। उसके बाद हम चौथा नंबर पॉइंट में अगर जाएं तो यहाँ बोल रहा है प्रारंभिक नागरिक आंदोलन और क्रांतियाँ हुआ था। कैसा हुआ था? 1820 में एक आंदोलन हुआ था। उस समय संवैधानिक सुधार, वहाँ पर भी बोला था जिस तरह से फ्रांस में संवैधानिक सुधार हुआ है यहाँ पर भी सुधार होना चाहिए। फिर इसी समय एक मैजिनी थे। कौन थे? ये जो दिखाई दे रहा है एक कौन है? ये मैजिनी कौन है? ये जो है गुप्त राष्ट्रवादी दल का गठन किया था। क्या किया था? गुप्त का मतलब छिपा हुआ, है ना। और इनका उद्देश्य क्या था? गणतंत्र स्थापित करना। क्या करना? गणतंत्र का मतलब क्या होता है? लोगों का शासन स्थापित करना। ठीक है। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा कि मैजिनी किस दल का सदस्य था, तो क्या बोलोगे? कार्बोनरी दल। उसके बाद जो है नागरिक आंदोलन बीच बीच में चलता जा रहा था। मैजिनी का एकीकृत गणतंत्र लाने का प्रयास चल रहा था, लेकिन 1815 के बाद मेटरनिख एक्टिव हो गया था। वो पुरातन व्यवस्था को बनाए हुए रखना चाहता था।
नया व्यवस्थाओं को दमन करना चाहता था। तो मेटरनिख द्वारा दमन करने के कारण क्या हो गया, इटली से किसको भागना पड़ा, मैजिनी को भागना पड़ा। मतलब मैजिनी का पलायन हो गया। पलायन का मतलब चला जाना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है, कोई प्रश्न है ना? अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई भी मैं प्रश्न पूछूं, यस और नो में कमेंट में जवाब दीजिए। तो अब यहाँ पे हम मैजिनी के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। मैजिनी के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं? तो बोल रहा है कि मैजिनी कैसा था। बोल रहा है गणतांत्रिक विचारों का प्रबल समर्थक। प्रबल का मतलब ये चाहता था जितना जल्दी हो सके इटली में क्या हो, गणतंत्र आ जाए, लोगों का शासन आ जाए, है ना। ये सभी के भलाई के लिए अच्छा है। और ये एक साहित्यकार भी था और योग्य सेनापति भी था। क्या था? और यहाँ पे बोल रहा है आदर्शवादी गुण अधिक, व्यवहारिक गुण कम, है ना। यहाँ पे देख रहे हो आदर्शवादी गुण क्या है और व्यवहारिक गुण। ये तो कोई वजन यहाँ पे है, मतलब समझाना इसको। आदर्शवादी गुण क्या है, ज़्यादा है, और व्यवहारिक गुण क्या है, कम है। अच्छा, आदर्शवादी का मतलब क्या है? आदर्शवादी का मतलब हो गया कि मतलब एक तरह से ये सोचना कि ऐसा होना चाहिए, है ना, ये नैतिक रूप से अच्छा है ना। लेकिन क्या व्यवहार में वो चल पाता है? लोग बोलता है हमेशा सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। जितना भी दुनिया का अच्छाई चीज़ है सब हमें धारण करना चाहिए। क्या हम लोग वास्तविक ज़िंदगी में क्या ऐसा कर पाते हैं? क्या सब व्यक्ति कर पाता है? नहीं कर पाता है। तो एक तो होता है कहने का, एक क्या होता है, करने का होता है। समझ आओ, कहने का गुण क्या हो गया, आदर्शवादी गुण, और करने का व्यवहारिक गुण। तो इस प्रकार से तुम इसको समझ आओ। बोला तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की बेहतर समझ का अभाव था। मतलब उस समय देखो कोई भी चीज़ रातों रात नहीं होता है। तुम लोग भी आज इतना चीज़ सीखे हो, जहाँ से भी सीखे हो, क्या एक दिन में सीख गए हो? क्या अगर तुम प्रयास नहीं करते तो जो अभी जानते हो क्या वो भी सीख पाते? नहीं सीख पाता। तो निरंतर, ओवरनाइट कोई भी चीज़ नहीं होता है, इसके लिए निरंतर प्रयास का ज़रूरत होता है। ये चाहता था कि जितना जल्दी हो जाए, है ना। अब उस समय मैटरनिख पावर में था, उसका चलता था, है ना। तो मतलब लेकिन ये चाहता कि जल्दी जल्दी से हो जाए, तो इतना जल्दी नहीं होता है। तो वही बोल रहा है तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की बेहतर समझ का अभाव था। कोई भी चीज़ करने के लिए अगर इसको बड़ा क्रांति अगर स्टार्ट करना है तो छोटा छोटा दल बनाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, अपने विचारधारा से लोगों को जोड़ना होगा। अगर किसी को अगर जानकारी नहीं है कि अगर कोई भी क्रांति करेंगे इसका फ़ायदा क्या है, उसको फ़ायदा बताना होगा, है कि नहीं है। अगर उस फ़ायदा को हम नहीं ले पाए तो हमारा अगला वंशज ले पाएगा, है ना। तो इस तरह इसको करना चाहिए था। ये किया भी, लेकिन उस ढंग से सफल नहीं हो पाया। बोल रहा है जब फ्रांस की क्रांति 1848 का जो क्रांति हुआ था, तृतीय क्रांति, उसमें क्या हुआ था, उसमें मेटरनिख का शक्ति का क्या हो गया था, शक्ति घट गया था, है ना, और कम गया था। तो उस समय क्या हो गया, फिर से ये कहाँ पे आया, इटली आया। कौन? मैजिनी, है ना। इनका मुख्य लक्ष्य था संपूर्ण इटली का एकीकरण करना ही नहीं था, और इनका एक लक्ष्य था गणराज्य बनाना। एकीकरण का मतलब ये थोड़ा ना है कि हम एक कर दे और एक राजा के अधीन लाकर छोड़ दे, नहीं, कि इसका कहना था गणराज्य भी बनाएंगे, लोगों का शासन रहेगा, इनका यही था लक्ष्य। अब बोल रहा है मैजिनी का इटली के राजनीति में पुनः आगमन। देखो मैजिनी ने दो संस्थाओं का भी गठन किया था, यंग इटली और यंग यूरोप। मालूम है तुमको? नहीं मालूम है? जान जाओ। इसका जो दो संस्था था, इसका नाम क्या था, यंग इटली। क्या नाम था? यंग इटली और यंग यूरोप, है ना। अगर तुमको यंग इटली नाम आ जाए, यंग यूरोप नाम आ जाए, कार्बोनरी आ जाए, तो समझना कि मैजिनी से ही सब संबंधित है। कोई दिक्कत? देखते हैं। यहाँ पे इटली का एकीकरण, ये तो मैजिनी तक था, मैजिनी शुरुआत किया था,
लेकिन इटली का एकीकरण का वो जो था, अभी जो बताएं वो प्रथम चरण था, अभी द्वितीय चरण चालू होगा। अब चालू क्या हो गया, यहाँ पे बोला काउंट काबूर की नीति। ये काउंट काबूर कौन है? ये काउंट काबूर जो है इसको जो है, यहाँ देखते हैं द्वितीय चरण की पृष्ठभूमि, बोल रहा 1848 के बाद जन जागरूकता और राष्ट्रीयता की भावना में वृद्धि हुआ। ये यहाँ का इटली का लोग चाहा, अगर फ्रांस में ऐसा हो सकता है, लोगों को बहुत सारा अधिकार मिल सकता है, हमारे यहाँ पर भी गणतंत्र स्थापित होगा, हमें भी अधिकार मिलेगा। अब बोला सार्डिनिया पीडमांट का नया राष्ट्रवादी शासक विक्टर इमैनुअल बना। कौन बना? सार्डिनिया पीडमांट, देख लो नक्शा में, सार्डिनिया कहाँ है, दिखाई दे रहा है ना, यहीं का शासक कौन बना? विक्टर इमैनुअल। कौन बना? और ये कैसा था? राष्ट्रवादी शासक था। ये राष्ट्र को सर्वोच्च स्थान देता था। कैसा स्थान देता था? है ना, कि राष्ट्र है तो सब कुछ है। अब बोल रहा है विक्टर इमैनुअल के द्वारा काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बनाना। किसको बनाना? किसको प्रधानमंत्री बनाया? काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, है ना। और काउंट काबूर की कूटनीति देखो, यहां पे बोल रहा है ये सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी था। राष्ट्रवाद के बारे में तुम लोगों को अच्छा से बता दिए हैं। कूटनीतिज्ञ का मतलब हो गया कि अपनी बातों से, मेल जोल से, है ना, कोई भी संबंध स्थापित करना, कोई भी चीज़ पाने का प्रयास करना। बात समझ में आ गया? ठीक। तो उसके बाद बोल रहा है इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया को सबसे बड़ी बाधा मानता था। ये जो जब आया था काउंट काबूर, किसको सबसे बड़ी बाधा मानता था? ऑस्ट्रिया। किसको? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया एक महादेश है। ये क्या है? ऑस्ट्रिया है। तुम लोग कंफ्यूज कर जाते हो। ऑप्शन में अगर ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया को मत मानना। कौन है? ऑस्ट्रिया, है ना। क्यों मानता था इनको सबसे बड़ी बाधा? क्योंकि मेटरनिक युग में बहुत सारा दमन चक्र चला था, है ना। अब बोल रहा है ऑस्ट्रिया को हराने के लिए फ्रांस से दोस्ती का हाथ बढ़ाया ये, है ना। देखो, इनको, ऑस्ट्रिया को अपना दुश्मन इसलिए ही मानता था क्योंकि जब 1815 का वियना सम्मेलन हुआ था, उस समय क्या हुआ था? इटली का जो ये प्रदेश है जो तुमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो दिखाई दे रहा है लोम्बार्डी दिखाई दे रहा है, यहाँ वेनेशिया दिखाई दे रहा है। इस लोम्बार्डी वेनेशिया को अपने नियंत्रण अधिकार क्षेत्र में रख लिया था। कौन? ऑस्ट्रिया। अगर तुम्हारा कोई जमीन या कोई भी चीज़ अगर कोई रख ले दूसरा दफान करके, तो उसे दोस्ती लगाओगे? कहेगा ना कि मेरा ज़मीन है, उससे तो नफरत करोगे, दुश्मनी करोगे, केस मुकदमा चलेगा, है ना। कभी कभी तो अपने अपने लाठी डंडा लेके पहुंच जाओगे लड़ने के लिए, ऐसा भी होता है। लेकिन लड़ाई कभी भी अच्छा चीज़ नहीं होता। कानून हमें हमेशा किसका लेना चाहिए? साथ, कानून का साथ लेना चाहिए। ठीक। तो ये ऑस्ट्रिया को इसलिए बाधा मानता था क्योंकि ये, इसका जो ज़मीन था लोम्बार्डी और वेनेशिया, इस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। क्लियर हो गया? फिर बोल रहा है ऑस्ट्रिया को हराने के लिए फ्रांस से दोस्ती का हाथ बढ़ाया क्योंकि दो शक्तिशाली देश था। कौन कौन शक्तिशाली देश था? फ्रांस, अभी भी बोले थे ना। इटली के एकीकरण में जो प्रमुख बाधा भी लिखा भी था, ऑस्ट्रिया और फ्रांस, है ना। तो क्या दोनों से लड़ेगा तो क्या जीत पाएगा? नहीं। बोला किसी एक को दोस्त बनाते हैं पहले, है ना, तो इनसे लड़ेंगे। तो फ्रांस से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। देखो, इसी बीच में क्या होता है, क्रीमिया युद्ध जब होता है ना, तो 1853 में, तुमको याद रखना पड़ेगा क्रीमिया युद्ध कब हुआ था, है ना, में बिना बुलाए फ्रांस की ओर से शामिल हो गया। कौन? ये कौन? काउंट काबूर, है ना। अगर तुम्हारे पीठ पे अगर कोई तुम लड़ रहे हो, कोई तुमको सहायता देने के लिए आएगा, तुमको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, है ना। वाह, हमारे फेवर का आदमी है ना। ये अपना कूटनीति निभाया और भेज दिया। अगर क्रीमिया का वर्तमान लोकेशन देखोगे तुम, तो ये यूरोप का नक्शा है और यहीं पे है क्रीमिया। क्या है?
ये जो देख रहे हो ना ये वाला भाग, ये अभी वर्तमान में रूस के अधीन है। कुछ समय पहले क्या है, ये यूक्रेन के पास था, है ना। अभी तुम जानते हो रूस और यूक्रेन में युद्ध भी चल रहा है ना बहुत दिनों से। यही है क्रीमिया। क्या हो गया? अब इसी का युद्ध हुआ था कब? 1853-54 में, ठीक। बोल रहा है इटली का एकीकरण का जो है यहाँ पे 3 नंबर में बोल रहा है पेरिस शांति सम्मेलन और उसका लाभ। क्रीमिया युद्ध के बाद जो है कावूर को पेरिस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। कहाँ पे किया गया कि आप भी आइए अपना विचार रखिए, है ना। तो ये यहाँ पे गया और वो बोला देखिए ये जो हमारा क्षेत्र ऑस्ट्रिया रखा हुआ है, लोम्बार्डी और वेनेसिया का, अभी नक्शा में दिखाए थे, ये गैर कानूनी है, हमें मिलना चाहिए। अपना पक्ष रखा और कहा कि इटली अभी एकीकृत नहीं है, कमज़ोर है ना। जो इटली का जो भी समस्या है उसको क्या करना चाहिए, उसे पूरा यूरोप का समस्या ये बना दिया। बोल रहा है ऑस्ट्रिया के खिलाफ पीडमांट को फ्रांस का सैन्य समर्थन। जब कोई किसी का ज़मीन रखेगा तो एक न एक दिन तो लड़ाई होगा। तो ऑस्ट्रिया और पीडमांट यानी सार्डिनिया पीडमांट में लड़ाई तो होना ही था, है ना। तो ये पहले फ्रांस को मना लिया था, बोला था कि अगर हमको कभी भी झगड़ा होगा, किससे झगड़ा होगा? और तुम लोग क्या है, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या? नहीं, आवाज़ कहाँ आ रहा तुम लोग से मुंह से? तो यहाँ पे ध्यान रखना। देखो वहाँ से कुछ विद्यार्थी को उधर जवाब दे रहा है, इधर का सामने वाला जवाब ही नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे पीडमांट इनका लड़ाई था, है ना। तो ऑस्ट्रिया के खिलाफ पीडमांट को फ्रांस का सैन्य समर्थन मिला। बोल रहा है फ्रांस और नेपोलियन तृतीय के साथ संधि भी किया। कौन किया? नेपोलियन काउंट का बिल्कुल सही बोल रहा है। तुम लोग ध्यान दो, यहाँ पे पूरा HW करके आया करो, है ना, तब जाकर तुमको समझ में आएगा। अब बोल रहा है जब ये नेपोलियन तृतीय के साथ संधि करेगा, देखो कोई भी अगर समझौता होता है तो क्या होता है, तो दोनों को फायदा होना चाहिए ना, कि खाली तुम अपने फायदा लोगे, नहीं लोगे। तो ये बोला कि अगर हमको कभी लड़ाई झगड़ा होगा ऑस्ट्रिया से, आप बीच में मत पड़िएगा, बदले में हम क्या करेंगे, आपको नीस और सेवाएं का रियासत हम दे देंगे, है ना। नीस और सेवाएं मैप में जाके देखना, पीछे उसे दिया गया है, फिर भी पर दिखाई देते हैं। देखो यहाँ पे सेवाएं यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। बोला कि ये मिलेगा आपको, ठीक है। फिर बोल रहा है कि फ्रांस का उत्तरी और मध्य इटली के विरोध न करने का आश्वासन भी दिया। कहा कि अगर हम मध्य इटली को अगर कभी एक करेंगे तो आप विरोध नहीं कीजिएगा। क्या नहीं कीजिएगा? विरोध नहीं कीजिएगा। अगर इटली को फिर से एक बार देखो नक्शा को, ये वाला जो इधर का जो भाग है इसको हम बोल सकते हैं उत्तरी भाग। क्या बोल सकते हैं? इधर का भाग क्या बोल सकते हैं? मध्य भाग। और इधर का भाग को क्या बोल सकते हैं? दक्षिणी भाग बोल सकते हैं ना। ऊपर का है, नक्शा के आधार पे, मानचित्र के आधार पे तुमको मालूम होगा, ऊपर में उत्तर, नीचे मध्य का मतलब बीच, और ये क्या आ गया? दक्षिणी का क्षेत्र। क्लियर? तो ये बोला था कि अगर हम ऑस्ट्रिया से लड़ेंगे तो आप बीच में नहीं पड़िएगा, फ्रांस को बोला। और अब इनको भी हम एक करेंगे तो आप कुछ नहीं बोलिएगा। फ्रांस से पहले दोस्ती एक तरह से कूटनीति का परिचय देके ये अपना कर लिया। अब बोल रहा है इटली का एकीकरण। अब इटली का एकीकरण का जो नेक्स्ट स्टेप है, अगला क्या होने वाला है, उनको हम देखते हैं। बोला सीमा विवाद के कारण युद्ध हुआ। क्या हो गया? हम बताए थे किसी का ज़मीन लेगा तो क्या होगा? गलत तरीके से युद्ध होगा ना। तो यहाँ पर भी युद्ध होता है। फ्रांस का पीडमांट को समर्थन, पहले से ही लोग ये काउंट काउर क्या था, फ्रांस से बहुत सारा डील कर लिया था। तो इसमें फ्रांस क्या कर दिया? सार्डिनिया पीडमांट को समर्थन कर दिया, ठीक ना। अब बोल रहा है फ्रांस का वही चीज़ बोल रहा है। अब बोल रहा है ऑस्ट्रिया की बुरी तरह हार और लोम्बार्डी पर कब्जा। जब दोनों के बीच युद्ध हुआ तो कौन जीता?
सार्डिनिया पिडमांट जीता है ना। और कौन हारा? फ्रांस हारा। कौन हारा? और लोम्बार्डी पे क्या कर लिया? ये जो लोम्बार्डी दिखाई दे रहा है इस पे क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, है ना। अब बोला युद्ध लंबा खिंचने पर नेपोलियन तृतीय का घबराना और सेना वापस बुलाना। बोला वाह, ये इटली तो कमाल कर दिया, ये तो ऑस्ट्रिया जैसा जो शक्तिशाली देश उनको भी हरा दिया। होता है ना, अगर कोई पावरफुल बनने का प्रयास करता है, जो वर्तमान में पावरफुल है उसको थोड़ा डर लगने लगता है, होता है, यही स्थिति था। तो फिर क्या हो गया, इन दोनों को बुलाया। अब नेपोलियन तृतीय की मध्यस्थता में वो एक तरह से पंचायती टाइप का किया और लोम्बार्डी पिडमांड को दिया और वेनेसिया कहा कि आप ही रखिए। ऑस्ट्रिया को क्या बोला? आप ही रखिए। था दोनों किसका भाग? लोम्बार्डी और लोम्बार्डी और वेनेसिया किसका भाग था अतीत में? लोम्बार्डी और वेनेसिया किसका भाग था? इटली का। 1815 में किसके पास चला गया? ऑस्ट्रिया के पास। किसके पास चला गया? है ना। और अभी जो युद्ध हुआ तो उसमें लोम्बार्डी किसके पास आ गया? इटली के पास। वेनेसिया किसके पास रह गया? ऑस्ट्रिया के पास ही। अभी जो संधि हुआ, चलो आधा भी तो मिला, कुछ तो खुश होगा कि पहले का कुछ ज़मीन था, आधा तो कम से कम मिला। आधा मिल गया तो वो भी आधा ले ही लेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो चल रहा है तो मध्यस्थता, और बोल रहा आंशिक एकीकरण हुआ। अब बोला कावूर द्वारा कूटनीति के माध्यम से, है ना, कूटनीति के माध्यम से इटली का कौन? परमा, मोडेना, टस्कनी, यहाँ जो दिखाई दे रहा है लगभग में ये वाला भाग परमा, ये थोड़ा छप गया अलग, यहीं का भाग है ये परमा। इनका विलय ये फ्रांस से पहले बोल दिया था कि अगर मध्य भाग यानी बीच का भाग को अगर हम विलय करेंगे तो आप कुछ नहीं बोलिएगा, बोला था। क्या अच्छा लग रहा है? क्या समझ में आ रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो फटाफट लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो गया कि इनका भी विलय कर लिया, लेकिन नेपोलियन कहा था कि अगर आप विलय कीजिएगा, एक कीजिएगा तो जनमत संग्रह करवाइएगा। जनमत संग्रह का मतलब समझते हो क्या? जनमत संग्रह का अर्थ होता है कि लोगों का राय जानना, वोट के माध्यम से कितना आदमी चाहता है कि हम एक हों, है ना। तो वहाँ पे जनमत संग्रह भी हुआ और जनमत संग्रह में भी लोगों ने कहा कि हम लोग एक ही रहना चाहते हैं, तो इसका पुष्टि हो गया। अब बोला 1862 तक रोम और वेनेसिया, यहाँ जो तुमको दिखाई दे रहा है ये रोम और ये जो दिख रहा है वेनेसिया को छोड़कर बाकी रियासतों का विलय विक्टर इमैनुअल शासक के नेतृत्व में, एक तरह से उस समय जो राजा था ये हो चुका था। कोई दिक्कत यहाँ तक? उत्तर के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं। सार्डिनिया पिडमांट तो पहले से ही था, अभी लोम्बार्डी भी उसके अधीन में आ गया और बीच वाला भाग परमा, मोडेना, टस्कनी, कौन कौन? इनका भी विलय हो चुका है ना। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे आ रहा है एक गैरीबाल्डी और इटली का एकीकरण का अंतिम चरण। देखो ये जो गैरीबाल्डी था ये पेशा से क्या था? ये जानते हो, ये किसान भी था और इसको ये एक नाविक था। क्या था? क्या था? नाविक। ये क्वेश्चन में भी आया हुआ है। नाविक का मतलब नाव चलाने वाला। कोई दिक्कत? अब देखते हैं यहाँ पे बोल रहा है रोम अभियान की योजना और महान त्याग। क्या हो गया? ये गैरीबाल्डी जो है सॉरी, ये जो दक्षिण का जो भाग दिखाई दे रहा है, यहाँ दिख रहा है, इनका जो विलय है ये गैरीबाल्डी के ही नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ? इन्होंने अपना सेना बनाया और सेना बनाने के बाद इसको एकीकृत किया। जैसे देखो 1862 में रोम पर आक्रमण की योजना बनाया था कौन बनाया था? गैरीबाल्डी। कौन बनाया था? लेकिन काउंट कावूर मतलब इस कहा कि नहीं ऐसा आप मत कीजिए, और विरोध में क्या किया? इसका सेना भेज दिया, ठीक है ना। फिर ये गैरीबाल्डी गया क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक ही था। कावूर भी चाहता था कि इटली का एकीकरण हो और ये गैरीबाल्डी भी क्या चाहता था? एकीकरण हो। कब कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा करने में कोई बात नहीं, जाते हैं, मिलते हैं, देखते हैं क्या बात होता है। वहाँ पे गया, भेंट किया, उसके बाद रोम अभियान को त्याग दिया, है ना।
अब बोला जीते गए दक्षिणी क्षेत्र बिना संधि के विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। कौन सौंप दिया? गैरिबाल्डी, जो दक्षिणी भाग को जीता था पूरा का पूरा, है ना, ये किसको सौंप दिया? विक्टर इमैनुअल, जो सार्डिनिया पिडमांड का शासक था, है ना। इसको ऑफर भी दिया गया कि आप यहाँ का शासक बनिए इस क्षेत्र का, जैसे मुख्यमंत्री टाइप का होता है कि नहीं। तो कहा कि नहीं नहीं, हम अपने आप में संतुष्ट हैं, हमको कोई इच्छा नहीं है महात्मा गांधी की तरह। जिस तरह से महात्मा गांधी क्या हुआ, आज़ादी मिला तो वो एक चाहता तो बहुत बड़ा पद ले सकते थे ना, लेकिन लिए नहीं। ये भी क्या, शासक बनने का प्रस्ताव ठुकराकर संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर दिया और साधारण किसान का जीवन अपनाया। और हम लोगों का जो स्वतंत्रता संग्राम का जो एक क्रांतिकारी है वो है लाला लाजपत राय। वो इनके जीवन से और इसके कार्यशैली से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे काबूर की मृत्यु क्या है। बोला 1812 ईस्वी में काबूर मर गया, है ना, मृत्यु हो गया। कोई क्वेश्चन, है ना। और वह पूरे इटली का एकीकरण नहीं देख पाया। बोल रहा है रोम तथा वेनेसिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण विक्टर इमैनुअल पे अब निर्भर करेगा, ठीक ना, यही करेगा। बोल रहा है फ्रांस और प्रासा युद्ध। बोल रहा है जब 1771 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध चल रहा था, आगे बताएंगे, जब जर्मनी का एकीकरण होगा, जर्मनी का ही एक भाग या मेन किरदार जो है प्रासा निभाएगा वहाँ पे। सेडान के युद्ध में फ्रांस हारेगा भी वहाँ पे, है ना। उसी समय में यह निर्णय लिया गया कि आप जो है, फ्रांस को बताया गया कि आप पोप को संरक्षण देना बंद कीजिए। और पोप कहाँ रहता था? इटली के राजधानी रोम में। कहाँ रहता था? रोम में। अब बोल रहा है विक्टर इमैनुअल द्वारा लाभ उठाया गया पोप का वेटिकन सिटी का किला में। जब का ये यहाँ का जो शासक था यहाँ पे अधिकार करने के लिए पहुँचा, सेना लेके आया, तो यहाँ का पोप क्या जो अपना जो किला था उसमें बंद हो गया। उसका किला को छोड़ करके क्या हो गया, पूरा का पूरा राज पे जो रोम था उस पर अधिकार कर लिया। बोल रहा एकीकरण का अंतिम चरण, बोल रहा शेष रोम को इटली में मिलाकर उसे नई राजधानी बनाया गया। बोल रहा 1871 ईस्वी तक मैजिनी, काबू, गैरिबाल्डी और विक्टर इमैनुअल के योगदान से इटली का एकीकरण क्या हो गया? पूरा हो गया। कब तक पूरा हो गया? 1871 तक। तो क्या कंप्लीट करवा दिया इटली का एकीकरण, है? तो अब तक क्लियर हो गया। अब है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है और आंसर। क्या समझ में आया? यहाँ तक जो आए हैं कोई भी दिक्कत नहीं? तुम लोग प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हो? अभी यहाँ पे MCQ आएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा, है ना। इनको अच्छे से समझना है, याद भी करना है, ठीक। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। आप सभी जितने भी देख रहे हैं विद्यार्थी लोग, वो सभी इनका आंसर देंगे कमेंट में, जिसका ऑप्शन होगा एक का, जैसे एक का अगर A B C उनका देना है। लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और नोटिफिकेशन को सही समय पर प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक भी करना है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अब तक का जो अनुभव रहा है मेरा पढ़ाने का, उस अनुभव में हम एक चीज़ पाए हैं कि विद्यार्थी फटाफट क्वेश्चन पढ़ लेता है और फटाक से आंसर दे देता है, एक तरह से याद कर लेता है। और ऑप्शन में क्या होता है, डिफरेंस नहीं कर पाता है। और वहाँ पे एग्ज़ाम में जब जाता है वहाँ पे गलती करके आता है, उसको लगता है कि हम एकदम ये सही करके आए हैं, एकदम पूरा बढ़िया मार के आए हैं। अगर 50 को ऑब्जेक्टिव रंगे हैं वहाँ पे, एकदम पूरा का पूरा सबका सब सही है, पता चलता है कि 10 ठो गलत हो गया, 20 ठो गलत हो गया, कभी कभी 15 गलत हो गया। तो ऐसा गड़बड़ी सिर्फ इसीलिए होता है कि हम क्वेश्चन को नहीं समझते हैं, सही से नहीं पढ़ते हैं और उसका प्रॉपर सभी का आंसर नहीं देखते हैं। ये ध्यान रखना सबके लिए ज़रूरी है, ठीक। तो इनका आंसर देना है। यहाँ पे बोला यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ऑप्शन A मैजिनी, गैरिबाल्डी, विक्टर इमैनुअल, मुसोलिनी। कौन था आंसर? फटाफट कमेंट पे आंसर दीजिए।
बताओ। मैजिनी, यंग यूरोप, अभी बताया था ना, यंग यूरोप और यंग इटली और कार्बोनरी, तीनों अगर रहेगा तो कौन रहेगा उससे संबंधित? मैजिनी। कौन रहेगा? मैजिनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैजिनी। अच्छा, यहाँ पे गैरीबाल्डी है, गैरीबाल्डी के बारे में क्या जानते हो? गैरीबाल्डी दक्षिणी इटली का एकीकरण किया। पेशा इनका क्या था? नाविक था। विक्टर इमैनुअल कौन था? इटली के एकीकरण में विक्टर इमैनुअल कौन था? राजा था। सार्डिनिया पीरमांड का कौन था? राजा था, है ना। और मुसोलिनी जब द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, इस समय जाओगे उस समय का ये कैरेक्टर है, ये हमारे लिए ज़्यादा जरूरी नहीं। गैरी बोल रहा है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? अभी भी बताएं, है ना। कमेंट में फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। ये लोग बोल दिया है ना। ओ सिपाही नहीं था, क्या था? नाविक था, है ना। चलो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध है कि नहीं है? कोई लोग नहीं को ध्यान ही नहीं देगा, है ना, फटक से मार देगा, है ना। क्या मार देगा? मैजिनी, है ना। तो बोल रहा संबंध नहीं है, तो मतलब तीन का तो संबंध होगा। संबंध किसका किसका? मैजिनी का है, काउंट काबूर का है, प्रधानमंत्री था, और गैरीबाल्डी का तो था ही था, है ना। तो किसका नहीं था? बिस्मार्क। फटाफट कमेंट में लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कितना जल्दी कमेंट कर पाता है। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? किस पद पर? कौन सा पद दिया था? हैं? सेनापति? प्रधानमंत्री? श्योर है? देखते हैं। बिल्कुल तुम लोग सही बोला। क्या बोला? प्रधानमंत्री। तुम लोग एकदम दिमाग में घुसा है। चलो देखते हैं अगला। बोला निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? मैजिनी? अरे एक नंबर, है ना। सभी होगा। और इधर काउंट काबूर भी है यहाँ पे, नहीं। और कौन है? विक्टर इमैनुअल भी है। विक्टर इमैनुअल कौन था? राजा वहाँ का। काउंट काबूर कौन था? प्रधानमंत्री। और मैजिनी कौन था? वो प्रथम चरण, जो इटली का एकीकरण का प्रथम चरण था। कार्बोनरी याद रखो, है ना। यंग इटली, यंग यूरोप, यानी ये सभी का सभी हो जाएगा आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, मैजिनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, डाइट, जालबेरिन। फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। हाँ? लाल सेना। नहीं 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 नहीं, कार्बोनरी अभी बताया था ना, गुप्त दल था। चलो कोई बात नहीं। अगला, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1871। बिल्कुल सही। आप लोग भी फटाफट कमेंट में आंसर देते रहिए, ताकि जितना हम लोग अपना सेंस ऑर्गन को इस्तेमाल करते हैं उतना हमारा दिमाग एक्टिव रहता है। कई बार हम लोग अगर वीडियोज़ को देखते हैं तो हमारा एक्टिव हाथ रहता ही नहीं, ना तो हम नोट्स बनाते हैं, ना ही पेन पेपर लेके बैठते हैं। एटलीस्ट कमेंट करने भी हम लोग का हाथ दुखता है। तो एटलीस्ट कमेंट करना है, वहाँ पे लिखना है ABCD। अगर हम कोई क्वेश्चन पूछे फटाक से आंसर देने का प्रयास करना है ना। कमेंट में नहीं पर फटाक से पीछे में भी लिख सकता है, लेकिन कमेंट में अगर करेगा तो थोड़ा हमको पता लगेगा कितना विद्यार्थी एक्टिव है, कर पा रहा है। अब वहाँ पे कौन लिख रहा है अपने, अगर हमको पता कैसे चलेगा? ठीक ना। तो सबको कमेंट जरूर करना है। अब बोला सार्डिनिया का राजा कौन था? कौन? नेपोलियन, विक्टर इमैनुअल, चार्ल्स 10, इनमें से कोई नहीं। कौन था? विक्टर इमैनुअल, है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। बोला इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? मैजिनी, काबूर, गैरीबाल्डी, इनमें से सभी। अगर मैजी सभी है, मैजिनी अगर आएगा तो ध्यान में क्या रखना है? कार्बोनरी और यंग यूरोप, है ना। काउंट काबूर अगर रहेगा तो विक्टर इमैनुअल का ये क्या है? प्रधानमंत्री है कि नहीं। और गैरीबाल्डी कौन था? राजा नहीं था, पेशे से नाविक था। दक्षिण इटली का एकीकरण करवाया था, है ना। चलो आगे हम चलते हैं।
बोला नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1821 में। कब हुआ था? 21 में। अब देखते हैं नेक्स्ट, इटली के एकीकरण में मैजिनी का क्या योगदान था? ये है लघु उत्तरीय। अगर नोट्स को प्रॉपर ढंग से समझ जाया जाए, है ना, तो ये लघु उत्तरीय हो या दीर्घ उत्तरीय हो, उसका आंसर देना क्या होता है? आसान होता है। जैसे बोला है इटली के एकीकरण में मैजिनी का क्या योगदान था? इसका मैजिनी का बोल रहा है इटली के एकीकरण में मैजिनी का योगदान निम्नलिखित था। तो टोटल 3 योगदान दिया गया है यहाँ पे। पहला, मैजिनी ने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की, जिसका उद्देश्य इटली को स्वतंत्र और एकीकृत बनाना था। स्वतंत्र का मतलब क्या वो पहले स्वतंत्र नहीं था? कुछ भाग पे उनका अधिकार था। किसका? ऑस्ट्रिया का, लोम्बार्डी वेनेसिया पे था, है ना। उसके बाद तो तुम बोल सकते हो और ये एकीकृत बनाना था। क्या एकीकृत था? नहीं था, अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, तो एकीकृत भी नहीं था। बोला उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों के माध्यम से इटली के युवाओं और जनता में राष्ट्रवाद की भावना का संचार किया। जगह जगह लोगों से मिला, विभिन्न प्रकार के ग्रुपों को बनाया, उसको बताया कि अगर हम लोग एक हो जाएंगे, यहाँ पर भी बहुत सारा समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, गणराज आ जाएगा, लोगों का शासन स्थापित हो जाएगा, हम लोग का जीवन और खुशहाल होगा। कैसे होगा? अगर आपको अभी फ़ायदा नहीं मिलेगा तो आपके जनरेशन को तो फ़ायदा मिलेगा, आपका बेटा को तो फ़ायदा मिलेगा, पोता को तो फ़ायदा मिलेगा, है नहीं? ये अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जिस प्रकार से हम लोग संपत्ति अर्जित करते हैं तो उसका उपभोग कौन करता है अंत में? क्या हम लोग सब बेच बाच के चले जाते हैं? क्या हम लोग अगर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, है ना, या यहाँ से जाते हैं तो क्या अपने साथ लेकर चले जाते हैं? नहीं, उसको कौन भोगता है? वंशज ही भोगता है। तो इसी तरह से सबको समझाया बुझाया और राष्ट्रवादी भावना को संचार किया। बोला मैजिनी इटली को एक स्वतंत्र और एकीकृत गणराज्य के रूप में देखना चाहते थे। वही है, इनका भी अपना उद्देश्य था कि हम जितना जल्दी देख सके ये स्वतंत्र होते हुए उतना हमारे लिए बढ़िया है। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? याद हो जाएगा, है ना? याद हो जाएगा तो यस, और नहीं होगा तो नो में कमेंट कीजिए। ठीक है, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब आगे अगला प्रश्न क्या है? सभी विद्यार्थी पर क्या है क्वेश्चन, है ना? अब गैरीबाल्डी का काम क्या था, क्या किया, इनके बारे में लोग बताना है। क्या कोई प्रश्न, कोई शंका जिसका समाधान मैं करूं? चलो, अब बोला गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। ठीक, ऑप्शन में भी आया था। और बाद में वह मैजिनी के विचार से प्रेरित होकर, है ना, क्रांतिकारी बन गया। क्या हो गया? बन गया। उसने अपने स्वयं सेवकों, जिन्हें लाल कुर्ती कहा जाता था, के साथ दक्षिण इटली और सिसिली पर आक्रमण कर उन्हें जीता। क्या किया? है ना, जैसे बोल रहा है कि मैजिनी के विचार से प्रेरित होकर क्रांतिकारी बन गया। उसने अपने स्वयं सेवक, स्वयं सेवक का मतलब जानते हो क्या होता है? बिना कोई पैसा लिए अगर कोई काम करे अपने मन से, अपना सेवा दे, से बोलते स्वयं सेवक होता है ना। बहुत सारा लोग ऐसा होता है जो कि बिना कोई पैसा लिए हुए, बिना कोई लोभ के उद्देश्य से काम करता है, उसे बोलते हैं स्वयं सेवक। क्या बोलते हैं? स्वयं सेवक का बहुत सारा उदाहरण भी है दुनिया में, है ना। ऐसा भी उदाहरण है कि कई बार गांव का एक सभी आदमी मिल के बराबर रोड बना दिया है बिना पैसा का, सरकार के भरोसे भी नहीं रहता है। कई बार नदी को पुल पार, नदी इस पार है और बस्ती उस पार है, खेत इस पार में है और घर उस पार में है। ज़िंदगी को तो जोड़ना है। अब सरकार के भरोसे अगर रहेगा, पुल बनेगा तो हो गया। वो लोग मचान का चचड़िए बना देता है, देखा कभी कहीं पे, अपने से, है ना। तो इसी तरह से बोला जिन्हें लाल कुर्ती कहा जाता है, क्या कहता है ना, गैरीबाल्डी का एक जो है स्वयंसेवक जिन्हें क्या कहता है? लाल कुर्ती, है ना, के साथ दक्षिणी इटली और सिसिली पर आक्रमण कर उन्हें जीता। क्या क्या इनका योगदान क्या था? दक्षिणी इटली के एकीकरण में जीता और बाद में इन क्षेत्रों को राजा विक्टर इमैनुअल को सौंप कर इटली के एकीकरण को पूरा करने में
बहुत बड़ा योगदान दिया। तुम जानते हो उत्तरी इटली, मध्य इटली में विक्टर एमेनुअल और काउंट काबर का योगदान था, और दक्षिणी इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? गैरीबाल्डी का। वैसे लिखा तो है। देखो इन सभी क्वेश्चन को याद करने के बाद पूरा का पूरा उसको लिख डालना है। एक क्वेश्चन को हुआ, देखा, समझ तो गया ही हूँ, गए हो ना समझ। समझने के बाद एक बार नज़र मारना, इस तरह से लिखना है, उसको लिख डालना है आज के आज। जा